और देखिए बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। क्रीमिया में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूस के 3 Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया है। इस हमले में एक रडार स्टेशन भी नष्ट हो गया है। तो यूक्रेन में भीषण हमलों का सिलसिला जारी है। रूस के भीषण प्रहार से यूक्रेन के कई प्रांतों में तबाही मच रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि पुतिन ने ऑपरेशन विंटर की शुरुआत कर दी है। बर्फबारी के दौरान यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए बिजली स्टेशन पर हमले किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप की खामोशी का फायदा उठाते हुए पुतिन ने हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। ट्रंप ने इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद रूस के तेल कारोबार को बेहद कमजोर करके युद्ध खत्म करने का दावा किया है। यूक्रेन हर दिन दहल रहा है, लेकिन ट्रंप खामोश है। रूस ने कितनी मिसाइलों से प्रहार किया, अमेरिका अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। कीव समेत कई शहर रोज जल रहे हैं, लेकिन ट्रंप इस युद्ध का जिक्र नहीं कर रहे। ट्रंप के इसी रवैये ने रूस के संकोच को खत्म कर दिया है और हर दिन यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार पहले से तेज हो रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि शर्तों को मनवाने के लिए पुतिन यूक्रेन को झुकाना चाहते हैं। यूक्रेन में भारी तबाही और तेज हमलों से ज़ेलेंस्की झुक सकते हैं। पुतिन को यकीन है कि अमेरिका अब यूक्रेन की सुरक्षा के लिए कुछ खास नहीं करने वाला है। पुतिन इसके लिए यूक्रेन के ऊर्जा और अहम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। रूस यूक्रेन को लाचार बनाने की कोशिश में है और आने वाला मौसम इसमें पुतिन की मदद कर सकता है। यूक्रेन में बर्फबारी की शुरुआत होने वाली है और ठंड के मौसम में यूक्रेन के लिए सबसे अहम है बिजली की सप्लाई। पुतिन अब मिसाइल से तमाम बिजली स्टेशन को टारगेट कर रहे हैं। रूसी मिसाइलों ने बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशंस और पावर प्लांट को मलबे में बदल दिया। ऐसा एक नहीं बल्कि यूक्रेन के कई इलाकों में किया गया है। डिप्रो शहर पर मिसाइलों से हमले की शुरुआत हो चुकी। टारगेट कोई सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि एक ऊंची इमारत थी, क्योंकि पुतिन रिहायशी इलाकों को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन के लोगों को युद्ध के खिलाफ करना चाहते हैं ताकि ज़ेलेंस्की से यूक्रेन के लोग समझौते की मांग करें। रूस ज्यादा तबाही मचाने के लिए अब क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है। अब रूस की एक मिसाइल से ही एक बड़े दायरे में तबाही मच रही। निप्रो में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 36 लोग जख्मी हो गए। कई इमारतें और गोदाम क्षतिग्रस्त हो गए। निप्रो में यूक्रेन ने एयर डिफेंस से कई रूसी ड्रोन को नष्ट कर दिया। एयर डिफेंस की वजह से निप्रो में बहुत बड़ी तबाही टल गई। इसके बाद रूस ने बदला लेने के लिए यूक्रेनी एयर डिफेंस को निशाना बनाना शुरू किया। चेरनिहिव में यूक्रेनी एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया गया। और रूस के तूफानी प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मच गया है। रूस ने यूक्रेन में स्कैंडर मिसाइल से हमला किया और S-300 एयर डिफेंस को निशाना बनाया। चेरनिहिव में हुए इस हमले 2 लॉन्चर के अलावा यूक्रेन का रडार भी इस हमले में भस्म हो गया। स्कैंडर मिसाइल से हमले में यूक्रेन का कमांड पोस्ट तबाह हो गई। मौके पर मौजूद सेना की गाड़ियों में भी आग लग गई।
चेरनीहिव में लगातार हमलों के बीच रेस्क्यू टीम के कर्मचारी भी चपेट में आ गए। यहां रेस्क्यू के दौरान हमला हुआ। हमले में पुलिस की गाड़ियां जल गईं, लोगों को अस्पताल पहुंचाने आई एम्बुलेंस में भी आग लग गई। हमले में कई यूक्रेनी कर्मचारी जख्मी हो गए, कई पुलिस वाले भी झुलस गए। पोल्तावा में भी रूस का हमला लगातार जारी। रूस यहां रिहायशी इमारतों को तबाह कर रहा है। शनिवार को भी पोल्तावा में कई धमाके हुए। यूक्रेन पर 54 ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के 8 प्रांतों को रूस ने निशाना बनाया। यूक्रेन ने 33 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। रूस यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूसी फाइटर जेट बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना के मोर्चों को तबाह करने के लिए FAP 500 बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुतिन की कोशिश है कि यूक्रेन में लोगों को आने वाले ठंड के मौसम में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े और ज़ेलेंस्की सरकार पर दबाव बढ़े। रूस मोबाइल टावर्स को निशाना बना रहा है। रेलवे स्टेशन को भी नष्ट किया जा रहा है। ब्रिज और पुल को निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप यूक्रेन में विनाश पर तमाशबीन बने हुए हैं। ऐसे में रूसी सेना ने यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य पूरे करने का अभियान तेज कर दिया है। कुपियांस्क में रूस यूक्रेन की सेना में भीषण जंग हो रही है। रूस की पोक्रोवस्क में कब्जे की कोशिश लगातार जारी है। खार्किव में भी रिहायशी इलाकों पर हमले तेज कर दिए गए। जिन इलाकों में रूस को कब्जा करना है, वहां यूक्रेनी सेना का संघार जारी। यूक्रेन के सैनिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। शनिवार को यूक्रेन के 1500 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के 3 टैंक और कई वाहन नष्ट कर दिए गए। एक ही दिन में यूक्रेन की 11 आर्टिलरी भी नष्ट हो गई। एयर डिफेंस की कमी की वजह से रूस के हमले कामयाब हो रहे हैं। अमेरिकी F-16 अब एयर डिफेंस की तरह काम कर रहा है और यह फाइटर जेट यूक्रेन का नया कवच साबित हो रहा है। तो रूस के हमले का F-16 से मुकाबला किया जा रहा है और F-16 अब यूक्रेन का कवच साबित हो रहा है। F-16 से एयर टू एयर मिसाइल का प्रहार किया जा रहा है। F-16 से यूक्रेन 29 रूसी क्रूज मिसाइल नष्ट कर चुका है। रूस X-101 मिसाइल से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ट्रंप ने पुतिन को कमजोर करने के लिए तेल का खेल शुरू किया है। ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो पुतिन से बहुत निराश है। यूरोप की फंडिंग से अमेरिकी हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि रूसी तेल रिफाइनरी पर हमले की रफ्तार और तेज होगी। यूक्रेन रूस के बची हुई रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश में है और सीमा से बहुत दूर और सुरक्षित रिफाइनरी को जलाने का मिशन यूक्रेन की खुफिया एजेंसी आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए बड़ी खबर, आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है रूस। यूक्रेन की मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है। चेरनीहिव में कार पर गिरा है विस्फोटक। यूक्रेनी मीडिया ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि अब सिविलियंस को टारगेट कर रहा है रूस।
वैसे अब नेटो का भी सब्र कभी भी खत्म हो सकता है। अगर एक बार संयम टूटा तो यूरोप में भारी विध्वंस के पूरे आसार हैं, क्योंकि रूस लगातार यूरोपीय देशों में ड्रोन भेज रहा है, लेकिन अब पोलैंड में जेट भेजकर फिर से नेटो को चैलेंज किया है। नेटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर यूरोपीय देशों को रूसी ड्रोन देखते ही मार गिराने का ऑर्डर दे दिया है, जबकि रूस ने हालात देखकर अपनी मिसाइलें वॉर रेडी कर दी हैं और परमाणु ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। यूक्रेन में बारूदी जलजला आया हुआ है। नाटो के हथियारों से यूक्रेन पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुका है। रूस के जीते हुए इलाकों में भी यूक्रेन हमले कर रहा है। कई पोस्ट को तबाह कर दिया है। कई जगह से रूसी सैनिक पीछे खदेड़ दिए गए। यूक्रेन मोर्चे पर बड़ा घमासान मचा है। जबकि रूस यूक्रेन से आगे की योजना बना रहा है। यूक्रेन में तबाही के बीच पोलैंड के एयर स्पेस में घुसपैठ की जा रही है, जिससे पोलैंड फ्रंट सुलगने का खतरा बढ़ गया है। कहीं रूस पोलैंड पर हमला न कर दे, क्योंकि पोलैंड से ही हथियार यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। इसीलिए रूस के टारगेट पर पोलैंड आ गया है। रूस को लेकर पेंटागन का अलर्ट है कि रूस प्रॉक्सी हमले करा सकता है। सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि एनर्जी सेक्टर पर भी रूस हमले कर सकता है। इसके लिए रूस लगातार पोलैंड के ठिकानों की जानकारी जुटा रहा है। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि नाटो आर्टिकल 5 लागू करके युद्ध का ऐलान कर दे। इसीलिए यूरोपीय देश एक दूसरे के संपर्क में हैं। अमेरिका को जानकारी दे दी गई है, जैसे ही ट्रंप से ग्रीन सिग्नल मिला, तभी नाटो रूस पर हमला कर सकता है। इस बीच सुरक्षा को लेकर बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बाल्टिक देशों में एयर डिफेंस लगाए जा रहे हैं। एस्टोनिया में 40 किलोमीटर लंबी ट्रेंच बनाई गई है। लिथुआनिया में युद्ध अभ्यास चल रहा है, जबकि लातविया में एटमी बेस बनाने की तैयारी है। इसके अलावा पोलैंड में सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया गया है। फिनलैंड ने बॉर्डर सील कर लिया है, जबकि जर्मनी ने रूस की निगरानी के लिए 2 सर्विलांस टीम बनाई है। इस बीच ब्रिटेन ने यूरोपीय देशों को रूसी ड्रोन मार गिराने के लिए कहा है। फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने जा रहा है। यानी हालात बिगड़े तो यूरोप में परमाणु युद्ध भी आरंभ हो सकता है। रूस के हमले रोकने के लिए नाटो ने अलग अलग देशों में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। और पोलैंड रूस में नए टकराव की वजह इस बार रूस का फाइटर जेट भेजना है। बाल्टिक सागर में पोलैंड का ऑयल प्लेटफॉर्म है। पोलैंड के ऑयल प्लेटफॉर्म का नाम पेट्रो बाल्टिक है।
पोलैंड की जमीन से बाल्टिक सागर ऑयल प्लेटफॉर्म 70 किलोमीटर दूर है, जहां समंदर में 1,500 मीटर गहराई से तेल निकाला जाता है। पहले रूस ने पोलैंड की राजधानी के पास ड्रोन भेजे, फिर पेट्रो बाल्टिक पर 2 जेट भेजे। ऑयल प्लेटफॉर्म के सुरक्षा क्षेत्र में दोनों जेट घुसे थे, जो 150 मीटर नजदीक तक जा पहुंचे थे। रूसी जेट के पहुंचने पर सायरन बजने लगा। तभी पोलैंड के मेलबॉक एयरबेस से 2 जेट उड़े। पोलैंड के जेट पहुंचते ही रूसी जेट वापस चले गए। ड्रोन के बाद रूस की यह दूसरी बड़ी घुसपैठ थी। कई यूरोपीय देशों में रूसी ड्रोन पहुंच चुके हैं, जिससे यूरोप में घबराहट बढ़ गई। दरअसल इसके पीछे रूस की थ्योरी है कि वो नाटो की तैयारी और ताकत जांचना चाह रहा है। ISW ने कहा कि यूरोप में घुसपैठ कर रूस नाटो के रिस्पॉन्स और उसकी शक्ति का अंदाजा लगा रहा है। यानी रूस यूरोप में हमले से पहले तैयारी कर रहा है, जिससे हमले के दौरान उसे कम से कम नुकसान पहुंचे। यूरोप और बाल्टिक देशों में रूसी घुसपैठ से नाटो इतना भड़क गया है कि अब रूस पर हमले की तैयारी में जुट गया है। नाटो ने फरमान जारी कर दिया है, रूसी ड्रोन को देखते ही मार गिराया जाए। इसके अलावा हमले रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी भिजवाए जा रहे हैं। रूस के टारगेट पर पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा और बुल्गारिया है, जहां नाटो मिलिट्री बेस बनाकर ड्रोन इंटरसेप्टर लगा रहा है। जबकि बेलारूस और हंगरी पर रूस हमला नहीं करेगा, क्योंकि बेलारूस और रूस दोस्त हैं, जबकि हंगरी का झुकाव भी रूस की तरफ है। जबकि बाकी 5 देशों पर रूस ने हमला किया तो वहां से पलटवार जरूर होगा। इस बीच चेक रिपब्लिक ने भी रूसी ड्रोन को शूट करने के लिए ब्रिगेड तैयार की है। जबकि ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने जा रहा है, यानी खतरा यूरोप में बढ़ता जा रहा है। और पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों को वॉर रेडी करने का निर्देश दिया है, जिसमें ICBM टोपोल M हमले के लिए तैयार है, जिसकी रेंज 10,500 किलोमीटर है, जबकि पेलोड क्षमता 550 से 800 किलो टन है। RS-24 यार्स ICBM की रेंज 11,000 किलोमीटर है और 3 वॉरहेड के साथ 600 किलो टन विस्फोटक ले जाने की इसकी क्षमता है। इसी तरह R-36M इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1600 किलोमीटर है और पेलोड क्षमता 550 से 1,000 किलो टन है। इसके अलावा रूस की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल RS-28 सरमत है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है और पेलोड क्षमता 500 से 1,000 किलो टन है। इसके अलावा SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा R-30 भी न्यूक्लियर हमला कर सकती है। इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 150 किलो टन है। जबकि लाइनीर R-29 SLBM की रेंज 7,500 किलोमीटर और विस्फोटक ले जाने की क्षमता 500 किलो टन है। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स Tu-95MS की रेंज 15,000 किलोमीटर है, जो 15,000 किलो तक विस्फोटक से दुश्मन को दहला सकते हैं। इसी तरह Tu-160 ब्लैक जैक की रेंज 12,000 किलोमीटर है। इसकी पेलोड क्षमता 40,000 किलो है। यूरोपीय देशों की तैयारी बता रही है कि खतरा बहुत बढ़ गया है। एक तरफ नाटो सेनाओं ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ नाटो के पूर्व जनरल ने कहा कि रूस पश्चिमी देशों को सिर्फ 5 दिन में खत्म कर देगा।
यानी रूस इतनी तादाद में विध्वंसक हथियार बना चुका है कि वो नाटो से युद्ध होने पर भारी पड़ सकता है। दरअसल पुतिन का यह पैटर्न रूस को शीत युद्ध से मिली सीख पर आधारित है। रूस अब किसी भी कीमत पर नाटो को पलटवार का मौका नहीं देगा। साथ ही रूस यूरोपीय देशों को एकजुट होने से भी रोकेगा। इसलिए रूस के टारगेट पर पहले छोटे देश हैं। जो रूस के एकदम पास है वहां रूस विस्तार करेगा, फिर यूरोप के ताकतवर देशों से टकरा सकता है। इस सब के बीच अमेरिका का रुख सबसे अहम होगा, क्योंकि शीत युद्ध के वक्त अमेरिका मुख्य धुरी में था। नाटो को अमेरिका ही कमांड कर रहा था। लेकिन इस दफा परिस्थितियां अलग है। ट्रंप ने अभी तक तस्वीर साफ नहीं की और नाटो देशों को यह पता है कि अगर अमेरिका साथ नहीं आया तो रूस यूरोप में विनाश मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रिमोर्स्की में यूक्रेन का साबटाश हमला, वेयरहाउस में लगी भीषण आग, 1200 स्क्वायर मीटर इलाके में आग फैल गई। तो यूक्रेन रूस की जंग के विस्तार पर अब मुहर लग चुकी है और यह कोई अनुमान नहीं है, बल्कि जो स्थिति इस समय रूस यूरोप के बीच बनी है उसका विश्लेषण है। यूरोपीय देशों का आरोप है कि रूस के ड्रोन और फाइटर प्लेन्स ने यूरोप की सीमा लांघी है, जिसे उकसावे की कार्रवाई माना जा रहा है। लेकिन इसी आधार पर अमेरिका और नेटो की बड़ी सक्रियता ने सीधे टकराव की आशंका को गहरा दिया है। आखिर कैसे बनी यह विनाशकारी स्थिति, कौन है इसके पीछे दोषी, देखिए इस रिपोर्ट में। पोलैंड के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दर्ज रूसी ड्रोन की उड़ान और एस्टोनिया की हवाई सीमा में रूसी फाइटर प्लेन की एंट्री ने रूस यूक्रेन की जंग के विस्तार पर मोहर लगा दी। पहले सीमा लांघने का विरोध और अब रूस से टकराव के लिए तैनाती शुरू हो चुकी है। टकराव की रणनीति, युद्ध अभियान में गति। यूरोपीय तैनाती की स्थिति यह है कि किसी भी समय रूस के साथ सीधी जंग छिड़ सकती है और यह भी तय हो चुका है कि इस जंग का मैदान अब सिर्फ यूक्रेन या दक्षिणी समुद्री सीमा नहीं होगी, बल्कि यह बारूदी तबाही यूरोप से लेकर बाल्टिक सागर तक दिखेगी। लेकिन क्या यूरोप वाकई इस युद्ध के लिए तैयार है? क्या युद्ध में यूरोप को यूएस से मदद मिलेगी? और क्या यूएस यूरोप सीधे टकराव में शामिल होंगे? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक की स्थिति में घुसपैठ से युद्ध भड़काने और यूरोप को उकसाने का दोषी रूस को माना जा रहा है। लेकिन रूस के एक दावे ने स्थिति पूरी तरह से बदल दी। रूस ने स्पष्ट किया है कि उसने किसी के भी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है। रूस के विमान की घुसपैठ को मनगढ़ंत आरोप बताया गया है। दावा किया है कि रूस के विमानों ने तटस्थ क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी। और इस दावे के बाद ही यूरोप के आरोपों पर सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या यूरोपीय देश रूस पर दबाव बनाने के लिए आरोप लगा रहे हैं? क्या यूरोप रूस पर आरोप लगाकर उकसावे की कार्रवाई बताना चाहता है? और क्या यूरोप उकसावे की भूमिका बनाकर रूस पर हमले करना चाहता है?
दरअसल ये सवाल सिर्फ रूसी ड्रोन और प्लेन की उड़ान पर नहीं, बल्कि सवालों का ताल्लुक है आरोपों के आधार पर युद्ध की तैयारी से। युद्ध का छद्म आधार, नाटो चाहता है वॉर। चौंकाने वाली खबर यह है कि इस समय यूक्रेन को मदद देने वाले यूरोपीय देशों ने खुद युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और इस तैयारी में अमेरिका भी बराबर का भागीदार है, जिसका प्रमाण है यूरोप के ईस्टर्न फ्लैंक से लेकर काला सागर तक अमेरिका की हलचल और पोलैंड को युद्ध का मुहाना बनाने के लिए तैनात। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स ने यूरोप में एंट्री कर ली और इस घातक बॉम्बर की तैनाती भी यूरोप में कर दी गई। यही नहीं, काला सागर में अमेरिका ने निगरानी शुरू कर दी। यही नहीं, इस तैनाती कार्यक्रम में ब्रिटेन भी बराबर का सहयोगी बन गया है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर टकराव का आधार छद्म है तो इसे बनाने में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिसका प्रमाण है अगस्त के अंत में अमेरिका से जारी बयान। जिसमें कहा गया था कि बाल्टिक देशों की सैन्य सहायता में अमेरिका कटौती करेगा और यूरोप को वॉशिंगटन पर निर्भरता कम कर देनी चाहिए। लेकिन अचानक अमेरिका ने ही यूरोप को सहयोग देकर युद्ध में उतरने के संकेत दे दिए। लेकिन ये संकेत कितने पुख्ता हैं, इसे भी जान लीजिए। नेटो बनाम रूस की जंग छिड़ने का सबसे बड़ा संकेत है अमेरिका का B-52 बॉम्बर, जिसे अचानक चेक गणराज्य के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में देखा गया, जिसके बाद पूरे यूरोप में हलचल मच गई। अमेरिकी बॉम्बर बिना रुके चेक की सीमा से पोलैंड की सीमा में दाखिल हुआ, लेकिन यहां भी लैंडिंग नहीं हुई, बल्कि वो आगे बढ़ गया। B-52 बॉम्बर लिथुआनिया की सीमा में दाखिल हुआ और कुछ देर गश्त करने के बाद इस सीमा को भी लांघ गया। लिथुआनिया से अमेरिकी बॉम्बर लातविया की सीमा में दाखिल हुआ, जहां बिना गश्त किए आगे बढ़ गया और फिर सीमा लांघकर यह बॉम्बर एस्टोनिया के आसमान पर पहुंचा, जहां काफी समय तक गश्त करने के बाद वापसी की और लातविया लिथुआनिया की सीमा को लांघते हुए पोलैंड पहुंचा, जहां यूक्रेन की सीमा से लगे बेस पर उसे तैनात कर दिया गया। यहां आसमानी जंग के आसार बढ़ने के लिए ब्रिटेन भी सक्रिय हुआ, जिसके यूरो फाइटर टाइफून प्लेन बेस से रवाना हुए और इस फाइटर जेट्स के रवाना होते ही ब्रिटेन का वाइजर KC-3 रिफ्यूलिंग टैंकर भी पीछे पीछे रवाना हो गया। दोनों ने एक के बाद एक डेनमार्क की सीमा लांघकर पोलैंड में एंट्री ली और पोलैंड में दोनों की तैनाती वही की गई जहां अमेरिका का B-52 बॉम्बर तैनात किया गया है। रूस पर लगे आरोपों के बाद अमेरिकी बॉम्बर और ब्रिटिश फाइटर प्लेन की सीमा पर तैनाती बता रही है कि आरोपों को आधार बनाकर ही युद्ध की तैयारी हो रही, जिसमें अमेरिका अब भी बड़ी भूमिका में। इसका प्रमाण है रूसी तैयारी का जायजा लेने के लिए जासूसी विमान की उड़ान। यह अमेरिका का जासूसी विमान पोसाइडन P-8 है, जो काला सागर में सक्रिय है। दावे के तहत इस विमान ने तुर्की के क्षेत्राधिकार वाले बेस से उड़ान भरी थी और यह विमान काला सागर में क्रीमिया की सीमा तक पहुंच गया। यानी इस जासूसी विमान ने रूसी तैयारी का जायजा ले लिया है, जो बताता है कि अमेरिका अब भी इस युद्ध में यूरोप को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। और रूस की घुसपैठ वाली थ्योरी बनाने के पीछे भी अमेरिका मुख्य भूमिका में है। हालांकि ये स्थिति के आधार पर एक अनुमान, लेकिन इस अनुमान को पुख्ता करती है एक बैठक जो तय हो चुकी है। यूरोपीय देशों के नेता UN महासभा में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंच रहे हैं। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे, लेकिन इस बैठक से इतर ज़ेलेंस्की की मुलाकात ट्रंप से भी होने जा रही, जिसमें युद्ध के विस्तार और अमेरिका से मदद पर चर्चा हो सकती है। आशंका ये भी है कि जिस स्तर पर तैयारी हुई है, उसमें ट्रंप यूरोपीय देशों को नाटो के सहयोग से रूस पर हमले की अनुमति दे सकते हैं। और यह आशंका प्रबल इसलिए है क्योंकि ट्रंप अब युद्ध विराम के प्रयासों से थक चुके हैं, जबकि वो खुद रूस की निगरानी में दिलचस्पी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारत। तो अमेरिका और यूरोप ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बाद भी रूस बीते 43 महीनों से जंग लड़ रहा है, जिसकी वजह उसकी ऑयल इकोनॉमी को माना जाता है, जो बीते 50 दिन से यूक्रेन के टारगेट पर है। यूक्रेन लगातार रूस के तेल ठिकानों और रिफाइनरी पर हमले कर रहा है, जो सफल भी हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की के इन सफल हमलों के पीछे यूक्रेन के मेड इन यूक्रेन हथियार माने जा रहे हैं। दावा है कि यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन्स को रोकना रूस के लिए मुश्किल हो रहा है। रूस की सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर सफल ड्रोन हमला। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद समारा में धुंधु कर जलती रूस की ऑयल रिफाइनरी। वोल्गोग्राद में ऑयल पंपिंग स्टेशन ड्रोन अटैक में तबाह। बीते 24 घंटे में हुए ये धमाके रूसी शहरों पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक है, जिनकी गूंज मॉस्को तक सुनाई। यूक्रेन ने रूसी ऑयल रिफाइनरी से लेकर पंपिंग स्टेशन तक को दहला डाला। खास बात है कि ये सभी हमले मेड इन यूक्रेन ड्रोन से किए गए थे, जिसे रूसी डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहे। रूस के लिए मुसीबत बन चुके यूक्रेन के स्वदेशी हथियार कौन से हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले बीते 24 घंटे में रूस के ऑयल नेटवर्क पर हुए हमले और नुकसान के बारे में आपको बताते हैं। यूक्रेन हमले में क्षतिग्रस्त सारातोव ऑयल रिफाइनरी में सालाना 5.8 मिलियन टन तेल की रिफाइनिंग होती है। यह रूस के कुल तेल उत्पादन का 2.2%। समारा की नोवो कुइबीशेवस्क ऑयल रिफाइनरी की क्षमता 8.8 मिलियन टन है। यह रूस के टॉप 10 प्लांट्स में शामिल है। वोल्गोग्राद में पंपिंग स्टेशन पर हमले से कई इलाकों में ऑयल की सप्लाई ठप हो चुकी है। बीते 50 दिनों से रूस में इसी तरह के हमले जारी हैं। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड चुन चुनकर रूस के तेल नेटवर्क को टारगेट कर रही है। इन हमलों के लिए ज़ेलेंस्की के जवान मेड इन यूक्रेन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ड्रोन्स और मिसाइलें जिनका निर्माण यूक्रेन में किया गया है। इन हथियारों में टॉप पर यूक्रेन के FP1 अटैक ड्रोन है। इस ड्रोन की रेंज 1600 किलोमीटर है। यह अपने साथ 100 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन प्रतिदिन ऐसे 100 ड्रोन तैयार कर रहा है। यूक्रेन ने अक्टूबर 2024 में इस ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू किया था। जून से यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड इसका इस्तेमाल रूस को दहलाने में कर रही है। बेहद सस्ता और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने की वजह से यूक्रेन बड़ी संख्या में इन ड्रोन्स को रूस की तेल रिफाइनरी पर दाग रहा है, जिसके चलते रूसी डिफेंस इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। इसके अलावा यूक्रेन रूस के तेल नेटवर्क पर हमले में अपने स्वदेशी ड्रोन AN-196 का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। यूक्रेन की फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल भी रूस में तबाही मचा रही है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। दरअसल साल 2024 में ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बैकफुट पर धकेलने के लिए उसके ऑयल नेटवर्क को तबाह करने का प्लान तैयार किया था। तब यूक्रेन सेना ने पश्चिमी देशों से मिली मिसाइलों से रूस पर हमले किए, लेकिन ज़ेलेंस्की अपने इस मिशन में कामयाब नहीं रहे।
इस साल अगस्त में ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर इस ऑपरेशन को शुरू किया, लेकिन इस बार हमलों के लिए यूक्रेन सेना ने स्वदेशी ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिन्हें रोकना रूस के लिए मुश्किल हो रहा है। एक सितंबर से 20 सितंबर के बीच रूसी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 15 सफल ड्रोन हमले किए गए, जबकि 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच 19 सफल हमले किए गए थे। इन हमलों में यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी, फ्यूल डिपो और ऑयल पंपिंग स्टेशन को टारगेट किया, जिससे रूस की ऑयल रिफाइनिंग क्षमता में 25% की कमी आई है। दरअसल ज़ेलेंस्की का प्लान रूस की ऑयल इकोनॉमी को तबाह करना है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अब रूस के अलग अलग शहरों में ईंधन की कमी होने लगी है। कई पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि रूस में तेल की कालाबाजारी तक शुरू हो चुकी है। काला सागर और बाल्टिक सागर तक तेल सप्लाई में भारी कमी दर्ज की गई है। 2025 में रूस में तेल के दाम 54% तक बढ़ चुके हैं। यूक्रेन की इस सफलता के पीछे उसके लॉन्ग रेंज ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को माना जा रहा है, जिन्हें यूक्रेन ने जंग शुरू होने के बाद तैयार किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने न सिर्फ रूसी जमीन को दहलाने के लिए बल्कि फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को तबाह करने के लिए भी 3 नए ड्रोन तैयार किए हैं। यूक्रेन ने FP1 ड्रोन का निर्माण किया है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। यूक्रेन ने ब्रेव 1 ड्रोन का इस्तेमाल जंग में शुरू कर दिया है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर है। इसके अलावा बुलावा ड्रोन को अपग्रेड किया गया है। इसकी रेंज 55 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर कर दी गई है। यूक्रेन की सेना इन शॉर्ट रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर तबाही मचाने में कर रही है। इधर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के असॉल्ट ट्रूप्स की अलग इकाई बनाने का ऐलान किया है, जिसकी वजह इन्हें युद्ध में मिली कामयाबी। दरअसल यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड को फ्रंट लाइन पर बीते कुछ वक्त में जबरदस्त कामयाबी मिली। खासकर जंग के सबसे मुश्किल हालातों में इन ट्रूप्स ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने असॉल्ट ट्रूप्स की स्वतंत्रता शाखा बनाने का ऐलान किया है। इन जवानों को युद्ध के उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जहां रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकना बेहद जरूरी है। साफ, यूक्रेन के स्वदेशी हथियारों ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से लेकर सेना तक में नया जोश भर दिया है, जो इस जंग को 180 डिग्री बदल सकता है। TV9 भारतवंश। और आज मॉस्को से जो खबर आई उसने पुतिन और उनकी सेना की टेंशन बढ़ा दी। मॉस्को में सड़क के किनारे एक शख्स का शव मिला। जब शव की पहचान की गई तो पता चला कि यह तो रूस के लिए ड्रोन बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक के CEO का शव है। रूसी कंपनी के CEO की रहस्यमयी मौत हुई तो पुतिन के ड्रोन निर्माण मिशन को अब तक का सबसे बड़ा झटका पहुंच गया है। सवाल यही कि क्या यह आत्महत्या है या फिर हत्या। इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन से वार और पलटवार का दौर चल रहा है।
ड्रोन वो अस्त्र है जिसके दम पर रूस 3.5 सालों से लगातार युद्ध लड़ता आ रहा है। ड्रोन ही वो हथियार है जिसकी बदौलत यूक्रेन भी जंग में टिका हुआ है। यानी रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों ही ड्रोन पर निर्भर है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन शक्ति गेम चेंजर साबित हो रही है। यूक्रेन के साथ साथ ऑपरेशन यूरोप के लिए पुतिन ने ड्रोन का जखीरा तैयार करने का आदेश दिया है। पुतिन के आदेश पर रूसी हथियार फैक्ट्रियों में ड्रोन निर्माण तेज हो गया था, लेकिन अब पुतिन के ड्रोन अभियान को बड़ा झटका लगा है। पुतिन के ड्रोन निर्माण मिशन को यह झटका तब लगा जब गैरान ड्रोन बनाने वाली रूस की एक बड़ी कंपनी के सीईओ की रहस्यमयी मौत हो गई। रूस में ड्रोन बनाने वाली जिस कंपनी के सीईओ की मौत हुई है, उस कंपनी का नाम है ओमाटेक्स ग्रुप। यह कंपनी गैरान ड्रोन के निर्माण के लिए कच्चा माल मुहैया करवाती। इसी कंपनी के सीईओ अलेक्जेंडर ट्यूनिन की रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई। ट्यूनिन का शव मॉस्को के पास एक गांव में सड़क किनारे मिला। शव के पास एक गन और सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में लिखा है कि यह सब मैंने स्वयं किया है। मैं 5 सालों से अवसाद से जंग लड़ रहा था। यह बीमारी अब इतनी घातक हो चुकी थी कि इससे लड़ने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं बची। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 2022 में जब से यूक्रेन पर हमला किया है, तब से 35 रूस के टॉप अधिकारियों की इसी तरह से रहस्यमयी मौत हो चुकी। ज्यादातर अधिकारियों ने इसी तरह अचानक ही आत्महत्या की। ट्यूनिन की मौत मामले में कुछ लोगों को आशंका है कि इसके पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हाथ है। रूस में कई लोगों को शक है कि यूक्रेनी एजेंट ने सबसे पहले ट्यूनिन से सुसाइड लेटर लिखवाया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी। हालांकि यह सिर्फ दावा है। अंतिम सच तभी सामने आएगा जब रूसी एजेंसियों की जांच पूरी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और गाजा में इजरायल ने हमले बढ़ा दिए हैं, जबकि लेबनान और यमन में भी तबाही का विस्तार हुआ है। इससे ईरान बौखला गया है। प्रॉक्सी गुटों को इजरायल की घेराबंदी का फरमान जारी कर दिया गया है। साथ ही अमेरिका को धमकी दी है कि वो अब IAEA को सहयोग नहीं करेगा, किसी भी तरह का दबाव नहीं मानेगा। गाजा में चल रहा स्पेशल ऑपरेशन अब आगे बढ़ रहा है। एक साथ कई फ्रंट पर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। यह सेंट्रल गाजा से आई तस्वीर है, जिसमें हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने को IDF ने तबाह कर दिया। इसमें छिपे हमास लड़ाकों को भी मार गिराए। टनल के अंदर से काफी हथियार भी बरामद किए। इसी तरह के हमले गाजा से लेकर वेस्ट बैंक पर किए जा रहे हैं। ढूंढ ढूंढ कर हमास और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके मारे जा रहे हैं। दरअसल बेंजामिन ने वॉर कैबिनेट से प्रॉक्सी गुटों के सफाई का अप्रूवल लेकर हमले बढ़ा दिए, जिसके बाद लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी तरह यमन में भी हूती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। हूती पर हमलों में अमेरिका भी शामिल। प्रॉक्सी पर हमलों से ईरान बौखला गया है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को धमकी दी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने संयुक्त राष्ट्र में पश्चिमी देशों को चेतावनी दी। दबाव के सामने ईरान झुकेगा नहीं। इजराइल और अमेरिका हमें रोक नहीं सकते। हम किसी भी तरह की आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी तक लग रहा था कि ईरान IAEA को परमाणु ठिकानों की जांच के लिए सहयोग करेगा, लेकिन अब ईरान ने धमकी देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो ना तो परमाणु प्रोग्राम बंद करेगा और ना ही IAEA को यूरेनियम से जुड़ी कोई जानकारी देगा।
ईरान ने न सिर्फ धमकी दी है बल्कि अपने आक्रामक तेवर भी दिखाए। एक तरफ ईरान ने IAEA को सहयोग करने से इनकार किया, दूसरी तरफ ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यानी ईरान पश्चिमी देशों पर पलटवार के लिए तैयार है। इस बीच ईरान को रूस का भी साथ मिला है। रूस ने UN में ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की। इस बीच यूरोप में फिलिस्तीन को लेकर टकराव बढ़ गया है। फ्रांस जल्द ही UN जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने जा रहा है। ये कदम फ्रांस की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जबकि ब्रिटेन हमास के संपूर्ण खात्मे की बात कह रहा है। हो सकता है ब्रिटेन का रुख बदल जाए, लेकिन अमेरिका से अभी तक इस पर सहमति नहीं बनी, क्योंकि अमेरिका गाजा में इजराइल के स्पेशल ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेपाल में सत्ता का तख्ता पलट करने वाले इस विद्रोह को शायद ही कोई भूल पाएगा। ये तस्वीर है उस जेनजी के प्रदर्शन की, जिसने नेपाल की सरकार को 24 घंटे में सत्ता से उखाड़ फेंका। और अब यही नेपाली जेनजी पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गए, जिसका प्रमाण है पेरू से आई ये तस्वीरें, जिसमें लीमा के राष्ट्रपति के खिलाफ युवा सड़क पर उतर गए। इस प्रदर्शन की शुरुआत भी सैन मार्टिन स्क्वायर पर रैली के साथ हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति दीना बेलुआटे के विरोध में नारे लगाए जा रहे थे। असुरक्षा, पेंशन नीति और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिन्हें रोकने के प्रयास में पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया और यह आंदोलन भड़क गया। सड़क पर उतरे जेनजी आक्रामक हो गए और फिर लीमा की सड़कों पर हिंसा होने लगी। ठीक ऐसे ही मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन कई और देश हैं जहां जेनजी ने मोर्चा खोल रखा है। ये दो देशों की तस्वीर है, जिसमें पहला है नीदरलैंड्स, जहां हेग में जेनजी एकजुट हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो थोड़ी ही देर में हिंसक हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर फिलीपींस की, जहां मनीला में हजारों युवाओं ने बाढ़ नियंत्रण परियोजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां भी आरोप सरकार पर भ्रष्टाचार है।